हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी सभी प्रश्न और नाटक व एकांकी के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख चुके हैं और इस समय हम उपन्यास के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं और अब कुछ ही प्रश्न शेष बचे हैं, जिन्हें पूरा करके हम कहानी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके अभ्यास की शुरुआत करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप लोग सारे प्रश्न एक बार देख लेंगे, सारे प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे, तो न सिर्फ आपकी तैयारी बेहतर होगी बल्कि जो आगे के प्रश्न हैं उन्हें समझने में आपको बहुत आसानी होगी, चीजें आपको जल्दी याद होंगी, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सारे प्रश्न जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप देख लेंगे तो आपका जो अभ्यास है आगे का वो भी अच्छा होगा और आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जिससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी जहां तक हम प्रश्न देख चुके थे उपन्यास संबंधी, उसके आगे शुरुआत करेंगे। हमने प्रश्न संख्या 910 तक देख लिया था कि भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है, यहां तक हो गया था। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है। तो 4 विकल्प हैं, पहला एक चिथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग या सीमाएं टूटती हैं। तो विकल्प डी सही होगा, सीमाएं टूटती हैं। ये श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। अन्य जो है ये श्रीलाल शुक्ल जी के नहीं है। एक चिथड़ा सुख ये निर्मल वर्मा जी का है, तीसरा आदमी ये कमलेश्वर का है और उखड़े हुए लोग ये राजेंद्र यादव का उपन्यास है, जबकि सीमाएं टूटती हैं ये श्रीलाल शुक्ल जी का है। इसके बाद अगला प्रश्न है मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है। तो मिलजुल मन मृदुला गर्ग का उपन्यास है, मृदुला गर्ग इसकी लेखिका है। तो मिलजुल मन मृदुला गर्ग, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि किसके साथ मन बहुत जल्दी मिलजुल जाएगा, जो स्वभाव से मृदुल होगा। जो व्यक्ति स्वभाव से मृदुल होगा उसके साथ मन बहुत जल्दी मिलजुल जाएगा। इस तरह से आप शब्द को जोड़ करके याद रख सकते हैं कि मिलजुल मन ये मृदुला गर्ग का उपन्यास है। तो मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? विकल्प सी, मृदुला गर्ग। जैसे ही आपसे कोई कहे कि आपका मन मिल गया उस व्यक्ति से, तो आप कहेंगे यदि वो मृदुल होगा तो अवश्य मिल जाएगा। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अन्य विकल्प हैं कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियमवदा। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब इत्यादि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? कठोपनिषद का, याज्ञवल्क्य उपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद का या बृहदारण्यक उपनिषद का? तो यहाँ पर विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, छांदोग्य उपनिषद। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में छांदोग्य उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग किया गया है। यह उपन्यास सन 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इस उपन्यास में औपनिषदिक युग का वर्णन हुआ है। इसके बाद प्रश्न है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र या निर्मल वर्मा? तो तीसरी सत्ता गिरिराज किशोर की है। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके द्वारा रचित अन्य जो उपन्यास हैं वे लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाहा, ढाई घर, पहला गिरमिटिया इत्यादि।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? काली आंधी, डाक बंगला, चौखट या कितने पाकिस्तान? तो चौखट जो है ये उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है, बल्कि ये द्रोणवीर कोहली का है। इसे हम याद भी कर चुके हैं, पहले जो हमारी कक्षाएं हुई हैं उनमें एक बार देख लीजिए कि चौखट अर्थात घर की जो चौखट होती है, मान लीजिए ये घर की चौखट है, तो घर की चौखट पर किसी व्यक्ति को खड़ा करना है पहरेदारी के लिए या रक्षा के लिए, जिसे आप कह सकते हैं। तो ये मान लीजिए घर की चौखट है, ये क्या है? चौखट है। और चौखट पर अगर किसी व्यक्ति को खड़ा करना है तो आप कैसे व्यक्ति को खड़ा करेंगे? जो वीर होगा। चौखट पर कैसे व्यक्ति को रक्षा के लिए खड़ा किया जाएगा? जो वीर होगा। तो चौखट पर कौन खड़ा होगा? वीर। और वीर से आप द्रोणवीर शब्द याद रख सकते हैं, और द्रोणवीर से द्रोणवीर कोहली। तो फिर से देख लीजिए, ये चौखट है और चौखट पे कौन खड़ा होगा? वीर खड़ा होगा, और वीर शब्द से द्रोणवीर शब्द याद रख सकते हैं, द्रोणवीर कोहली। तो चौखट उपन्यास किसका है? द्रोणवीर कोहली जी का है। तो इस तरह से हमने ये देखा। अब आगे देखते हैं। इसमें चौखट उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। चौखट उपन्यास के रचयिता द्रोणवीर कोहली हैं, जबकि कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी आदि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। तो इनमें से कौन सा कथन एक सही नहीं है वो देखना है। पहला है कि उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वह अनिवार्य नहीं है। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का, ये भी बिल्कुल सही है। उपन्यास जो होता है वो पूरी समग्रता के साथ बनाया जाता है, जिसमें जीवन के हर पक्ष को लिया जाता है, हर पक्ष को समेटने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कहानी जो होती है उसमें किसी एक अंश का ही वर्णन मिलता है। उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं मिलते हैं। कहानी में इतिवृत्तात्मकता का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कहानी पहले से ही छोटी होती है। यदि इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग किया जाएगा तो वो बहुत विस्तृत हो जाएगी। तो इतिवृत्तात्मक वर्णन जो मिलता है वो उपन्यास में मिलता है, न कि कहानी में। तो ये भी सही है। चौथा है कि उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है और कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है, ये बिल्कुल गलत है। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण नहीं हो सकता, जबकि क्या है, उपन्यास विस्तृत होता है और कहानी लघु होती है। तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है, और गलत है इसीलिए ये सही है, चूंकि इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है उसे छांटिए। तो विकल्प डी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार कौन रहे हैं? बंगला उपन्यास, मराठी उपन्यास, फ्रेंच उपन्यास या अंग्रेजी उपन्यास? तो विकल्प डी सही होगा, अंग्रेजी उपन्यास। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार अंग्रेजी उपन्यास रहे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास और सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास की रचना की जाने लगी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? इनमें से मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, ओंकारनाथ या मेहता? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। गोदान उपन्यास में जो शिक्षक पात्र है वो मेहता साहब है। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र मेहता है। गोदान 1936 ईस्वी में रचित प्रेमचंद का उपन्यास है। इसमें किसान जीवन की महागाथा और ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, उसका कारण क्या है? बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से? ऐसा नहीं है, गोदान उपन्यास में बहुत सारे चरित्र हैं। दूसरा है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। तो ये बिल्कुल सही है। जब आप गोदान पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें दो पृष्ठभूमियां ली गई हैं। एक तो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, जहां पर होरी, धनिया, गोबर इत्यादि की
कथा हम देखते हैं और दूसरी तरफ है मेहता मालती, ओंकारनाथ इत्यादि। तो दो तरह की पृष्ठभूमि को लेकर के लिखा गया ये उपन्यास है, इसलिए इसकी जो कथा वस्तु है उसकी कसावट में कमी आती है। अगला है तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। तीसरा है दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, तो ऐसा नहीं है। साधारण स्तर की जो स्त्रियां हैं उनके साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से, तो ऐसा भी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्य कारण विकल्प बी है। अगला प्रश्न है कि आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? तो यह उपन्यास दिव्या का अंश है, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है स्कंदगुप्त, चिंतामणि व गोदान। आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। उक्त पंक्ति यशपाल द्वारा रचित दिव्या उपन्यास का अंश है। यह 1945 ईस्वी में रचित ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित है। इनके अन्य उपन्यास इस प्रकार हैं: दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात आदि। इसके बाद प्रश्न है कि यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठोस देते हैं। यह विशेष विचारधारा क्या है? फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, सार्त्र का अस्तित्ववाद, मार्क्स लेनिन का साम्यवाद या महर्षि अरविंद का दर्शन। तो यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, मार्क्स लेनिन का साम्यवाद। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठोस देते हैं। यह विशेष विचारधारा मार्क्स लेनिन का साम्यवाद यशपाल के लेखन की प्रमुख विधा उपन्यास है, लेकिन अपने लेखन की शुरुआत उन्होंने कहानियों से की। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे आदि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई है। इसका कारण यह है कि, क्या कारण है? मैला आंचल की बात हो रही है। मैला आंचल आपको क्लास में दिखाया भी जा चुका है, फणीश्वरनाथ रेणु जी का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास, जिसके कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली। तो पहला तो है इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही प्रकार के दृश्यों की भरमार है। दूसरा, परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ये बिल्कुल सही होगा। प्रश्न में पूछा गया है कि मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, अर्थात जब आप मैला आंचल की भाषा देखेंगे तो वो परिनिष्ठित हिंदी नहीं है जो कि व्याकरण के नियमों का अनुसरण करती हो या व्याकरणिक रूप से बिल्कुल शुद्ध हो। ऐसी परिनिष्ठित हिंदी का प्रयोग मैला आंचल में नहीं हुआ है। फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। उसके बाद भी वो इतनी लोकप्रिय हुई, तो उसका कारण क्या है? कारण यह है कि परिवेश और पात्रों के अनुरूप जो यथार्थपरक भाषा है उसका प्रयोग हुआ है। भाषा हमेशा परिवेश और पात्रों के अनुरूप हो तो वो बिल्कुल सटीक होती है और उसका प्रयोग बिल्कुल यथार्थपरक होता है। तो मैला आंचल में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो बिल्कुल यथार्थपरक भाषा है। अगला है लोक कथाओं, लोकोक्तियां, मुहावरों और लोक गीतों से परहेज किया गया है, तो ये भी ऐसा भी नहीं है। इसमें व्याकरण जन्य त्रुटियां नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। विकल्प बी केवल सही है कि इसमें परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बामन ने दो आजाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ईमानदारों को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया। यह कथन किसका है? तो ये कथन है फणीश्वरनाथ रेणु जी का, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है सुमिरत दास का, पाकिस्तानी सीमा रक्षक सिपाही का और डॉक्टर प्रशांत का। तो बावन ने 2 आजाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया। यह कथन फणीश्वरनाथ रेणु का है। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार है। यह कथन फणीश्वरनाथ रेणु कृत मैला आंचल से लिया गया है। मैला आंचल की रचना 1954 ईस्वी में हुई। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। रेणु द्वारा रचित अन्य उपन्यास परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय आदि हैं। राम रतन राय इनका अपूर्ण उपन्यास है, इसके अतिरिक्त सभी पूर्ण है।
अगला प्रश्न है कि कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। बिल्कुल सही बात है। और यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो ये कथन है मुंशी प्रेमचंद जी का। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय और जैनेन्द्र। तो ये बात वास्तव में सत्य है कि जो कथाएं होती हैं वे कभी पुरानी नहीं होती, वो कभी असत्य नहीं होती, क्योंकि वे मनोभावों से जुड़ी होती हैं। मनुष्य के जो भाव है मन के, उनसे जुड़ी हुई होती हैं, और भाव कभी असत्य नहीं होते, पुराने नहीं होते। तो विकल्प ए सही होगा, प्रेमचंद। तो जब बात प्रेमचंद जी की हो रही है तो प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम किसने दिया, जबकि इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और ये नवाब राय उपनाम से लिखते थे, लेकिन प्रेमचंद नाम इन्हें दिया था बांग्ला कथाकार शरद चंद्र जी ने। और प्रेमचंद जी पर एक अलग से भी वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आप विस्तृत रूप से प्रेमचंद जी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसे देख लीजिएगा। प्रेमचंद जी के जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे तथ्यों को उसमें लिया गया है। तो कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। ये कथन है मुंशी प्रेमचंद जी का। अगला है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है इसमें, तो मुर्दों का टीला है रांगे राघव का, तो ये ए का तीसरा होगा। डूबते मस्तूल ये नरेश मेहता का है, तो बी का चौथा होगा। उसके बाद है महाभोज मन्नू भंडारी जी का है, और लाल टीन की छत निर्मल वर्मा जी का। तो इस तरह से इसमें इसके अनुसार जो विकल्प बी सही होगा वो सही है। मुर्दों का टीला रांगे राघव, डूबते मस्तूल नरेश मेहता, महाभोज मन्नू भंडारी और लाल टीन की छत निर्मल वर्मा का है। अगला प्रश्न है कि चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। चंद्रकांता के संदर्भ में इनमें से असत्य कथन कौन सा है? चंद्रकांता जो कि देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास है और जिसने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी, जिसके कारण बहुत से अहिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीखी थी, ऐसा उपन्यास चंद्रकांता। तो पहला है, यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है, तो सही है। परीक्षा गुरु का प्रकाशित हुआ था 1882 ईस्वी में और चंद्रकांता प्रकाशित हुआ 1888 ईस्वी में, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला है, इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है, ये भी सही है। और तीसरा है, इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ था, ये गलत है। जैसा कि अभी आपको बताया कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1888 ईस्वी में हुआ था, न कि 1894 ईस्वी में। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है, ये भी सही है। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ, यह कथन असत्य है। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। इसके लेखक देवकीनंदन खत्री थे, जबकि यह परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी के बाद की कृति है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। यह सभी कथन चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में सत्य हैं। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी और गुप्त गोदना आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? तो पहली है गढ़कुंडार, दूसरा साहित्य सहचर, वरुण के बेटे या सुनीता। तो विकल्प ए सही होगा। गढ़कुंडार वृंदावन लाल वर्मा की रचना है और यह उपन्यास विधा की रचना है। इनके द्वारा रचित अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं विराटा की पद्मिनी, लगन, संयम, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट आदि, जबकि सुनीता जैनेन्द्र कुमार तथा वरुणा के बेटे नागार्जुन द्वारा लिखित उपन्यास है। इसके बाद है रूठी रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद, विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र और भगवती चरण वर्मा। सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। असरारे महावीर प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया जो प्रथम उपन्यास है ये कायाकल्प है और कायाकल्प 1926 ईस्वी में लिखा गया। रूठी रानी मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। इसे जब हमने मुंशी प्रेमचंद जी के सभी उपन्यास याद किए थे तब याद किया था और इनका प्रकाशन वर्ष भी याद किया था। इसे हमने ऐसे याद किया था, अगर आप निरंतर क्लास से जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि रूठी रानी को कैसे मनाया जा सकता है, तो प्रेम से। कोई भी रूठा हो यदि तो आप उसे कैसे मना सकते हैं? खुद भी रूठ जाएंगे? नहीं, कैसे मनाएंगे हम उसे?
प्रेम से मनाएंगे। तो रूठी रानी को कैसे मनाना है? प्रेम से मनाना है। इस तरह से हमने इसे याद किया था कि रूठी रानी मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद जी के सभी उपन्यासों को हमने याद किया था, उनके जो उर्दू नाम है वे याद किए थे। इसके अतिरिक्त उनका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी क्रम से याद किया था सभी उपन्यास का। अगला है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है? शतरंज की मोहरे, सितारों का खेल, गर्म राख या शहर में घूमता आईना। तो शतरंज की मोहरे ये उपेंद्र नाथ अश्क जी का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। अमृतलाल नागर जी के अन्य दो जो जीवनी परक उपन्यास हैं उस पर हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। एक मानस का हंस और एक खंजन नयन। मानस का हंस जिसमें उन्होंने तुलसीदास जी के जीवन चरित को लिया है और खंजन नयन में उन्होंने सूरदास जी के जीवन चरित को लिया है। मानस का हंस 1972 में प्रकाशित हुआ और खंजन नयन 1981 में। जबकि सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील, बांधो न नाव इस ठाव और पलटती धारा आदि अश्क द्वारा रचे गए उपन्यास हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बेताल 25 उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अखिलेश श्रीवास्तव, सोमदेव भट्ट या आशापूर्णा देवी। तो विकल्प सी सही होगा, सोमदेव भट्ट। बेताल 25 उपन्यास सोमदेव भट्ट का है। इसमें बेताल द्वारा सुनाई गई रोचक कहानियों का संग्रह है जो अपने में अनेक गूढ़ रहस्य छिपाए हैं। ये कहानियां छल द्वेष को छोड़कर न्यायप्रिय बनने और कर्म धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। या मिथक, इतिहास यथार्थ, फैंटेसी, सच्चाई, इंद्रजाल आदि का अनूठा संगम है। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्म पीड़ा का चित्रण हुआ है? त्यागपत्र में, अपने अपने अजनबी में, पुनर्नवा में या पानी के प्राचीर में। तो विकल्प ए सही होगा, त्यागपत्र। जैनेन्द्रकृत त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल नामक भाग्यहीन युवती की आत्म पीड़ा का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ और अपने बुआ मृणाल की पीड़ा को दूर करने में असफल होने पर प्रमोद जज के पद से त्यागपत्र देकर आजीवन प्रायश्चित करता है। जैनेन्द्र कुमार को मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी लिखित है? निस्सहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न, प्रेममयी या ठेठ हिंदी का ठाठ। तो गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है प्रेममयी। विकल्प बी सही होगा, प्रेममयी गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। और गोपाल राम गहमरी जी जासूसी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास है अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, डबल जासूस, भयंकर चोरी, खूनी की खोज, गुप्त भेद आदि। इनके उपन्यासों के नाम से ही लग रहा है कि इसके पीछे बहुत भयंकर जासूसी करनी पड़ेगी तभी पता लगेगा, क्योंकि अगर अद्भुत लाश दिख जाए तो जासूसी करनी पड़ेगी, उसके पीछे का कारण जानना पड़ेगा। तो इनके नाम ही ऐसे हैं कि आप समझ जाएंगे कि ये जासूसी से संबंधित हैं। और जासूसी उपन्यास किसने लिखे हैं? गोपाल राम गहमरी जी ने। और इसमें जो निस्सहाय हिंदू उपन्यास है ये किसका है? राधा कृष्ण दास का है। इसे हमने ऐसे याद किया था, दो एक जैसे नाम के उपन्यास थे, एक निस्सहाय हिंदू और एक आदर्श हिंदू। तो हमने याद किया था कि जो निस्सहाय हिंदू होगा वो कहाँ जाएगा? राधा कृष्ण के पास जाएगा। और जो आदर्श हिंदू होगा उसमें क्या होगी? लज्जा होगी, तो वो लज्जाराम मेहता का होगा। इस तरह से हमने इसे याद किया था। तो निस्सहाय हिंदू भारतेंदु युगीन लेखक राधा कृष्ण दास का और श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का तथा ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? दादा कामरेड, अमिता, झूठा सच या पूर्वापर। तो पूर्वापर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, न कि इनका यशपाल का। इसके अतिरिक्त दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, अमिता, झूठा सच इत्यादि ये सभी यशपाल के हैं, जिनमें झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, क्रमशः 1958 और 1960 ईस्वी में। इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं और जितने बार आप पढ़ेंगे, जितने बार सुनेंगे, उतना आपको याद रहेगा। पहला जो 1958 ईस्वी में झूठा सच का भाग आया था उसका नाम था वतन और देश। फिर 1960 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ उसका नाम था देश का भविष्य। कई बार उपन्यासों के शीर्षक भी पूछे जाते हैं कि झूठा सच उपन्यास के जो दो भागों में प्रकाशित हुए, इन दोनों के शीर्षक क्या है, या पहले वाले का शीर्षक क्या है या दूसरे वाले का शीर्षक क्या है। तो आपको याद रखना है कि 1958 और 1960 में क्रमशः प्रकाशित हुए वतन और देश का भविष्य। इसके बाद प्रश्न है कि गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? तो गोबर गणेश रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है प्रेमचंद, विनोद कुमार शुक्ल और रामदेव शुक्ल।
तो यहाँ पर गोबर गणेश जो रचना है वो रमेश चंद्र शाह जी की है, ये हमें याद रखना है। और गोबर गणेश ये 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुई रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखित उपन्यास है। प्रेमचंद के प्रसिद्ध जो उपन्यास है वे हैं गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रेमा, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, निर्मला, मंगलसूत्र आदि। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास है नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी और हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी आदि। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? कर्क रेखा, अग्निपंखी, मैं और मैं या पीली आंधी। तो मृदुला गर्ग का उपन्यास है मैं और मैं, विकल्प सी सही होगा। मैं और मैं 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ मृदुला गर्ग द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके जो अन्य उपन्यास हैं वे हैं अनित्य, उसके हिस्से की धूप, कटगुलाब, चितकोबरा, मिलजुल मन, वंशज आदि। कर्क रेखा शशि प्रभा का और पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। प्रभा खेतान का ये पीली आंधी बहुत पूछा जाता है कि पीली आंधी उपन्यास की लेखिका कौन है, तो पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। वहीं कर्क रेखा शशि प्रभा का उपन्यास है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? पटरंगपुर पुराण, लेकिन दरवाजा, खिलेगा तो देखेंगे और अंतिम अरण्य। तो अंतिम अरण्य विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। ये निर्मल वर्मा का उपन्यास है। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का उपन्यास है। इनके जो अन्य उपन्यास हैं वे दिन, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, और जो पटरंगपुर पुराण है ये मृणाल पांडे का है, लेकिन दरवाजा पंकज बिष्ट का है, और खिलेगा तो देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। अभी हमने पिछले ही पृष्ठ पर देखा, ये विनोद कुमार शुक्ल जी का उपन्यास है। आप अगर निरंतर जुड़े हुए हैं क्लास से और बराबर सुन रहे हैं ध्यान से, तो इसके व्याख्या भाग से ही इतने सारे प्रश्न बनते हैं अगर आप उन्हें बार बार पढ़ेंगे। और चूंकि बार बार व्याख्या भाग आता है, बार बार वही चीजें आती हैं, और जब आप बार बार सुनेंगे तो निश्चित है कि वो चीजें आपको रट जाएंगी। अगर मन से सुन रहे हैं तो, अगर पूरा ध्यान आपका क्लास में है, तब आप जो भी सुनेंगे वो आपको, जब क्योंकि आप उसे बार बार सुन रहे हैं, एक ही चीज को बार बार आप सुन रहे हैं कि मैं और मैं मृदुला गर्ग, मैं और मैं मृदुला गर्ग का उपन्यास है। ये बात आपने 4 बार सुन ली कि मैं और मैं मृदुला गर्ग का उपन्यास है। तो जैसे ही आपके सामने ये प्रश्न आएगा कि मैं और मैं किसका उपन्यास है, तो स्वतः ही आपको याद आ जाएगा कि मैं और मैं मृदुला गर्ग का उपन्यास है। इसलिए अगर आप पढ़ रहे हैं, क्लास में हैं, तो पूरे ध्यान से पढ़िए, पूरे ध्यान से सुनिए। और बार बार जो कि व्याख्या भाग आता है, तो बार बार व्याख्या भाग को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि व्याख्या भाग से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे तथ्य दिए गए हैं। अगला है सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? बसंती में, कुंतों में, मैया दास की माड़ी में या समय सरगम में। तो विकल्प बी सही होगा, मैया दास की माड़ी। सिख आलमदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण मैया दास की माड़ी उपन्यास में हुआ है। यह भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास है। झरोखे, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर ये इनके उपन्यास हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? तो विकल्प बी सही होगा, जुलूस। इसके अतिरिक्त मैला आंचल, परती पर कथा और कलंक मुक्ति है। फणीश्वरनाथ रेणु के जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। मैला आंचल की भांति इसमें भी आंचलिकता की विशेषताएं विद्यमान है। परती पर कथा, पलटू बाबू रोड आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। मैला आंचल पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है, और परती पर कथा में पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा वर्णित है। इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मैला आंचल उपन्यास आपको दिखाया भी जा चुका है कि मैला आंचल में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है, और ये 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष भी बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद प्रश्न है कि सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? तो सूनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव और शैलेश मटियानी। सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास राग दरबारी, अज्ञातवास, मकान और पहला पड़ाव। इसके बाद है काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? मानस का हंस में, चित्रलेखा में, खंजन नयन में या नाच्यो बहुत गोपाल में। तो विकल्प ए सही होगा, मानस का हंस। मानस का हंस, जैसा कि आपको बताया था कि इसमें तुलसीदास जी का जीवन चरित है। इसमें
तुलसीदास जी का जो अंतर्द्वंद है वो किस तरह से काम और राम के बीच चलता रहता है, किस तरह से वे लड़ते हैं, और अंत में जब उनकी पत्नी रत्नावली उनसे कह देती हैं कि धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्ति चर्म में दे मम तामे ऐसी प्रीत। ये पंक्तियां आपको खूब अच्छे से पता होंगी। तब अंततः उनका जो मन है वो पूर्णतः राम में लग जाता है। उसके पहले जब आप पूरा उपन्यास पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी के मन का जो अंतर्द्वंद है वो आपको जगह जगह दिखाई देगा। काम और राम के बीच का जो द्वंद है वो आपको मानस का हंस में स्पष्ट मिलेगा। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा में पाप पुण्य का वर्णन है। खंजन नयन अमृतलाल नागर द्वारा रचित सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है। नाच्यो बहुत गोपाल भी इन्हीं के द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें मेहतर कही जाने वाली अछूत जाति की सामाजिक व अंतरंग जीवन की करुणामयी हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। इसमें सबसे पहले आएगा आपका बंटी, उसके बाद चितकोबरा, उसके बाद शालमली और उसके बाद कठगुलाब। आपका बंटी मन्नू भंडारी जी का है जो कि 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चितकोबरा मृदुला गर्ग का है, ये 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और शालमली नासिरा शर्मा का 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और कठगुलाब मृदुला गर्ग का 1996 ईस्वी। ये बहुत पूछा जाता है कि मृदुला गर्ग का कठगुलाब कब प्रकाशित हुआ था, तो 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। ब्रजरत्न दास के अनुसार इनका जो मूल नाम है वो मल्लिका देवी था। तो हिंदी की पहली महिला उपन्यासकार कौन है? साध्वी सती प्राण अबला। कोई इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहली जिस महिला ने उपन्यास लिखा उसने वो बहुत सती थी, तो सती शब्द से आप साध्वी सती प्राण अबला याद रख सकते हैं। और साध्वी सती प्राण अबला का मूल नाम ब्रजरत्न दास के अनुसार मल्लिका देवी था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। जो पात्र हैं लाला मदन मोहन ये परीक्षा गुरु के हैं। उसके बाद नाहर सिंह नूतन ब्रह्मचारी के हैं। लाला भगवान दास ये वामा शिक्षक के हैं। और वासुदेव सिंह जो हैं ये भाग्यवती उपन्यास के पात्र हैं। इसके अनुसार विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। लाला मदन मोहन ये परीक्षा गुरु के हैं और इसके उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास। नाहर सिंह नूतन ब्रह्मचारी के हैं। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का नाम है, न से नाहर और न से नूतन। बालकृष्ण भट्ट उपन्यासकार हैं। लाला भगवान दास वामा शिक्षक मुंशी ईश्वरी प्रसाद। और वासुदेव शास्त्री ये भाग्यवती उपन्यास के हैं और उपन्यासकार का नाम है श्रद्धाराम फुल्लौरी। भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी जी का है। इसको भी कुछ विद्वान हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं, जिस तरह से शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। तो विश्वनाथ प्रसाद ये मैला आंचल का पात्र है। मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु जी का आंचलिक उपन्यास है जो कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अन्य विकल्प हैं दीर्घ तपा, कितने चौराहे और परती पर कथा। मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। रेणु के अन्य उपन्यास है परती पर कथा, दीर्घ तपा, जुलूस और कितने चौराहे। अगला प्रश्न है कि बाल वया संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, शेखर एक जीवनी में। जैसा कि आपको बताया जा चुका है शेखर एक जीवनी के बारे में, तो यहाँ पर यज्ञ का उपन्यास है जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुआ, क्रमशः 1940 और 44। इसमें भी आपको बता चुके हैं कि इसके सन के विषय में विद्वानों में मतभेद है, जिसमें कि रामचंद्र तिवारी जी और डॉक्टर नगेंद्र इसका जो प्रथम भाग आया था उसका प्रकाशन वर्ष 1941 मानते हैं और इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान उसका प्रकाशन वर्ष 1940 मानते हैं। अन्य विकल्प हैं जयवर्धन, सन्यासी और संघर्ष। बाल वया संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी में हुआ। अज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 1941। देखिए जैसे यहाँ पर 1941 दिया है। 2 नाम आपको याद रखने हैं, रामचंद्र तिवारी और इसके अतिरिक्त डॉक्टर नगेंद्र। इन दोनों ने ही पहले भाग का जो प्रकाशन वर्ष माना है वो 1941 ईस्वी माना है। भाग 2 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, सभी विद्वान सर्वसम्मति से 1944 ईस्वी ही मानते हैं। नदी के द्वीप अज्ञे का 1951 में प्रकाशित हुआ और अपने अपने अजनबी 1961 में। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। कुछ पात्र दिए गए हैं और उपन्यास के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले जयदेवपुरी, तो जयदेवपुरी ये झूठा सच के पात्र हैं और झूठा सच उपन्यास किसका है? यशपाल का है, जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुआ, क्रमशः 1958 और 1960। 1958 में जो प्रकाशित हुआ उसका नाम वतन और देश, और दूसरे का देश का भविष्य। चंद्रमाधव ये नदी के द्वीप का पात्र है और यज्ञ का उपन्यास है नदी के द्वीप। फूल बाबू बलचनमा के हैं, बलचनमा उपन्यास है नागार्जुन का। निर्गुनिया ये नाचो बहुत गोपाल का पात्र है और इसके उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? 1950, 1960, 1954 या 1947। तो विकल्प बी सही होगा, 1954। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। यह आंचलिक उपन्यास है, इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। इनके जो अन्य उपन्यास हैं वे हैं परती पर कथा 1957 ईस्वी, और दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय इनका अपूर्ण उपन्यास है। अब अगला प्रश्न है कि गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? गोदान में होरी की 2 बेटी होती हैं, सोना और रूपा। तो विकल्प सी सही होगा, सोना। सिलिया, झुनिया, धनिया ये भी अन्य पात्र ही हैं, गोदान की ही है। धनिया होरी की कौन है? होरी की पत्नी है, झुनिया गोबर की पत्नी है, और जो सोना है वो उसकी बेटी है होरी की। प्रेमचंद का श्रेष्ठ उपन्यास गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसका नायक होरी है, और होरी की 2 बेटियां हैं जिनके नाम क्रमशः सोना और रूपा है। गोदान के अन्य पात्र हैं धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना और दाता दीन। अगला प्रश्न है धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। ये पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां हैं मैला आंचल की, विकल्प ए सही होगा। अन्य है परती पर कथा, आषाढ़ का एक दिन और गोदान। दी गई पंक्तियां धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो, ये रेणु द्वारा लिखित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल से ली गई हैं। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954 ईस्वी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। अगला है गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है, उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, मानवीय त्रासदी का भाष्य है, या गोदान सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है। तो विकल्प बी सही होगा कि उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है। ये बात गलत है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे उपन्यास में किसकी कथा है? मालती की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मालती एक पात्र उसका अवश्य है, लेकिन उसकी कथा नहीं है, इसलिए विकल्प बी सही होगा। अन्य तीनों जो विकल्प हैं वो सही हैं। गोदान का रचना काल पूछा गया है, तो रचना काल 35 से 36 होगा, क्योंकि 36 में ये प्रकाशित हुआ था। तो जब रचना काल पूछ रहा है तो 1935 से 36। अन्य विकल्प है 50 से 21, 33 से 34 और 1940 से 41। तो प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का रचनाकाल 1935 से 36 ईस्वी है। इनके अन्य जो चर्चित उपन्यास हैं वे हैं गबन, कायाकल्प, प्रेमा, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि इत्यादि। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। बहुत पूछा जाता है कि उन्होंने किस तरह के उपन्यास की परंपरा का प्रवर्तन किया है, तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। इसके बाद प्रश्न है कि मैला आंचल में पूर्णिया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? तो जो डॉक्टर प्रशांत थे वे मलेरिया और काला आजार के संबंध में रिसर्च करना चाहते थे। अन्य है कैंसर के विषय में, तपेदिक के संबंध में या हृदय रोग के संबंध में। तो मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत ये मैला आंचल का पात्र है। मैला आंचल कब प्रकाशित हुआ? 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फणीश्वरनाथ रेणु जी का आंचलिक उपन्यास है, जिसका पात्र है डॉक्टर प्रशांत। और वो डॉक्टर प्रशांत जो है ये गांव में रह करके मलेरिया और काला आजार रोग के संदर्भ में रिसर्च करना चाहते थे। ये फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के नव जागरण के दौरान किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा है? तो विकल्प ए सही होगा, भीष्म साहनी।
भीष्म साहनी जी का योगदान नहीं रहा है। अन्य है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त। तो इन सभी का रहा है। 19वीं सदी नव जागरण के दौरान भीष्म साहनी का कोई योगदान नहीं रहा है, क्योंकि जो साहनी जी हैं वो 20वीं सदी के लेखक हैं, जबकि भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त का योगदान रहा है, क्योंकि ये 19वीं सदी से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न है कि गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है। भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग सही है, व्यंजनापूर्ण प्रयोग ये भी सही है, कठिन भाषा ये गलत है, सरल व बोलचाल की भाषा सही है। गोदान जब आप पढ़ेंगे तो खुद पाएंगे कि गोदान में कहीं भी कठिन भाषा का प्रयोग नहीं मिलता है, तो विकल्प सी बिल्कुल सही है। गोदान उपन्यास की भाषा के संदर्भ में गलत कथन कठिन भाषा है, जबकि अन्य तीनों कथन सही हैं। गोदान की भाषा सटीक और सार्थक है, इसमें सरल व बोलचाल की भाषा का व्यंजनापूर्ण शैली में प्रयोग हुआ है। इसके बाद प्रश्न है कि यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है, परंपरा केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित, वस्तु केंद्रित या रूप केंद्रित। तो विकल्प सी सही होगा, वस्तु केंद्रित। यथार्थवादी उपन्यासों में वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता रहती है, शेष तथ्य जो है वो असंगत है। प्रमुख यथार्थवादी उपन्यासकार है प्रेमचंद विश्वम्भरनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है कि महाराज घर में न गाय है न बछिया न पैसा। ये एक कथन है, और ये कथन किसका है? ये कथन है उपन्यास गोदान का। इस कथन को ध्यान से सुनिएगा, ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके पहले भी ये आ चुका है, हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन जितने बार अभ्यास किया जाए उतना ही अच्छा। कि महाराज घर में न गाय है न बछिया न पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? तो ये कथन है धनिया का। धनिया जो कि होरी की पत्नी है। जब उपन्यास बिल्कुल समाप्ति पर है, देख लीजिए, ये गोदान उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान। इसमें जब बिल्कुल अंत में देखेंगे, यहाँ पर ये बिल्कुल अंतिम पृष्ठ इसका, जहां पर ये उपन्यास पूर्ण हो रहा है। धनिया यंत्र की भांति उठी, आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली कि महाराज घर में न गाय है न बछिया न पैसा, यही इनका गोदान है, और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। तो ये जो वाक्य है ये बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है कि महाराज घर में न गाय है न बछिया न पैसा, यही इनका गोदान है। किसने कहा है? तो ये धनिया ने कहा है दाता दीन से। तो आशा करती हूँ कि आपको ये याद रहेगा। इसके जो अन्य पात्र हैं वे होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी आदि हैं। फिर प्रश्न है कि मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? प्रेमिका है, बहन है, माँ है या सेविका है? तो जो कमली है वो प्रेमिका है डॉक्टर प्रशांत की। मैला आंचल उपन्यास में कमली डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका थी। उपन्यास के अन्य पात्र हैं बामन दास, कमली, ममता, विश्वनाथ और राम खिलावन आदि। इसके बाद प्रश्न है कि भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो विकल्प बी सही होगा, तमस। अन्य विकल्प है शेखर एक जीवनी, गुनाहों का देवता और त्यागपत्र। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास तमस है, जिसके उपन्यासकार हैं भीष्म साहनी, जबकि शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं और त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। इसके बाद प्रश्न है निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है? चारुचंद्र लेख की, अनाम दास का पोथा की, पुनर्नवा की या बाण भट्ट की आत्मकथा की? तो बाण भट्ट की आत्मकथा, विकल्प डी सही होगा। इसको हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, आशा करती हूँ आपको रट गया होगा कि निपुणिका किसकी पात्र है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा की प्रमुख पात्र है, जबकि चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? सन्यासी इलाचंद जोशी सही है, बसंती भीष्म साहनी सही है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर सही है, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी का नहीं है, बल्कि ये भगवती चरण वर्मा जी का है। असंगत युग्म चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी गलत है। चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा जी का है, जो कि पाप और पुण्य क्या है इस बात को बताता है, इस बात को आधार लेकर लिखा गया है। मृणाल किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है? तो मृणाल जो है ये त्यागपत्र के स्त्री चरित्र का नाम है, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है सेवा सदन, गोदान और शेखर एक जीवनी।
त्यागपत्र मृणाल का है, सेवा सदन सुमन का है, गोदान धनिया का है और शेखर एक जीवनी शशि जो है उसका पात्र है। अर्थात मृणाल त्यागपत्र में है, सुमन सेवा सदन में है, धनिया गोदान में है और शशि शेखर एक जीवनी में है। इसके बाद प्रश्न है कि अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है। तो जो अपने अपने अजनबी है ये उपन्यास विधा की रचना है, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है नाटक, जीवनी और आत्मकथा। अपने अपने अजनबी साहित्य की उपन्यास विधा की रचना है। इस उपन्यास के लेखक अज्ञे हैं। अज्ञे के अन्य उपन्यास शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप है। अगला है नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना है। तो नौकर की कमीज ये उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल जी का, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है नाटक, कहानी व आत्मकथा। नौकर की कमीज उपन्यास विधा की रचना है जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। इनके जो अन्य उपन्यास हैं खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी और एक चुप्पी जगह आदि। इसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन से है। तो सागर लहरें और मनुष्य। सागर लहरें और मनुष्य जो उपन्यास है इसका जो कथानक है ये मछुआरा जीवन से लिया गया है। ये उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित उपन्यास है सागर लहरें और मनुष्य, जिसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था और ये बंबई के बरसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण प्रस्तुत करता है। जबकि रांगे राघव द्वारा लिखित उपन्यास कब तक पुकारूं, कर्नट जाति के जीवन पर राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास आधा गांव गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। राजकमल चौधरी द्वारा लिखित उपन्यास मछली मरी हुई ये समलैंगिक स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। कहानी, उपन्यास, नाटक या संस्मरण। तो विकल्प बी सही होगा, उपन्यास। सूरज का सातवां घोड़ा ये उपन्यास है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास विधा की रचना है। जबकि अंधा युग ये इनका गीत नाट्य है, इनके द्वारा रचित है। और इसके अतिरिक्त मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, बंद गली का आखिरी मकान इनके द्वारा रचित कहानियां हैं। सूरज का सातवां घोड़ा में माणिक मुल्ला की कहानियां हैं और जो इनका धर्मवीर भारती का अंधा युग है इसे तो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं अंधा युग को। और ये किस तरह से कितने भागों में बटा हुआ है क्योंकि इसका जो वो क्रम है, इसके जो अंक हैं उनके नाम बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये सब हम याद कर चुके हैं जब हमने नाटक पढ़ा था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई। शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, आधा गांव या कल्याणी। तो विकल्प सी सही होगा, आधा गांव। आधा गांव 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसकी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद हुई। आधा गांव के रचनाकार राही मासूम रजा हैं, जबकि शेखर एक जीवनी 1940, अज्ञे की त्यागपत्र 1937 ईस्वी और कल्याणी 1939 जैनेन्द्र की रचना ये सब स्वतंत्रता के पूर्व हुई। इसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है। तो विकल्प ए सही होगा, सारा आकाश। अन्य विकल्प है पुनर्नवा, महाभोज और परती परिकथा। सारा आकाश उपन्यास राजेंद्र यादव द्वारा लिखित है। शेष पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, महाभोज मन्नू भंडारी तथा परती परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास हैं। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति या प्रणयनी परिणय। तो विकल्प बी सही होगा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है इसमें यही कथा है कि एक रईस व्यक्ति होते हैं मदन मोहन, वे अंग्रेजी सभ्यता की नकल और के कारण धीरे धीरे वे संगत अर्थात कुसंग के कारण वे बिगड़ जाते हैं और फिर अपने एक मित्र के कारण वे सही रास्ते पर वापस आते हैं। अच्छी कथा है इसकी। लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ये रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा का वर्णन है इसमें। जबकि नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट का है। आदर्श दंपति उपन्यास लज्जाराम मेहता का और प्रणयनी परिणय उपन्यास के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन है। तो कृष्णचंद और इसके अतिरिक्त सोफिया और गजाधर। हरिप्रसन्न नहीं है क्योंकि हरिप्रसन्न जो पात्र है ये सुनीता उपन्यास का है और सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र का है। तो इसके अनुसार विकल्प सी सही होगा, ए, बी और डी।
कृष्णचंद्र सेवा सदन का पात्र है और उसके उपन्यासकार है प्रेमचंद। सोफिया रंगभूमि का पात्र है। रंगभूमि भी मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। हरिप्रसन्न ये सुनीता उपन्यास का पात्र है जिसके रचनाकार हैं जैनेन्द्र। और गजाधर ये सेवा सदन का है जिसके जो लेखक हैं वो प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है अजय की डायरी। अजय की डायरी देवराज का उपन्यास है जो कि विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि को लेकर के लिखा गया है। इसके बाद है अंतराल। ये स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता को आधार बना करके लिखा गया मोहन राकेश का उपन्यास है। इसके बाद है बसंती। यह महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है इसमें, और ये बसंती उपन्यास भीष्म साहनी जी का है। इसके बाद है महाभोज। महाभोज जो समकालीन राजनीतिक परिवेश है उसको लेकर लिखा गया मन्नू भंडारी का उपन्यास है, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके सबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है सूरज का सातवां घोड़ा। तो सूरज का सातवां घोड़ा अभी आपको बताया था, इसमें माणिक मुल्ला जी की कथा है। तो सूरज का सातवां घोड़ा का जो पात्र है वो माणिक मुल्ला है और इसके उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती। मैला आंचल इसमें विश्वनाथ प्रसाद जी हैं और इसके जो उपन्यासकार हैं वो कौन है, परीक्षनाथ रेणु जी हैं। और इसके बाद है 1 इंच मुस्कान। इसकी पात्र है रंजना और इसके उपन्यासकार मन्नू भंडारी हैं। 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी की है। और तमस का पात्र है नत्थू और तमस जो उपन्यास है वो है भीष्म साहनी जी का। तो इसके अनुसार विकल्प ए सही होगा। गोदान उपन्यास की नायिका कौन है, तो धनिया है, होरी की पत्नी धनिया ये गोदान उपन्यास की नायिका है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। अब बहुत कम प्रश्न हमारे उपन्यास के बचे हुए हैं, मात्र 1 या 2 पृष्ठ। तो जो अगली कक्षा होगी उसमें उपन्यास के प्रश्नों को पूर्ण करके हम कहानी के प्रश्नों को समझेंगे। कहानी का जो आरंभ है उसकी जो मूलभूत बातें हैं पहले उन्हें जानेंगे फिर शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।